नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो गरीब था पर बेटी के लिए सब कुछ करना चाहता था। एक फ़ोन आया और उसकी पूरी दुनिया हिल गई। फिर जो हुआ उसने सबको रुला दिया। कहानी आखिर तक सुनना। शादी के 2 दिन बाद बेटी ने ससुराल से रोते हुए फ़ोन किया कि मेरे पति को कारोबार के लिए 10 लाख चाहिए। अगर शाम तक पैसे ना दिए तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। बेटी की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं गरीब था, पहले ही बड़ी मुश्किल से शादी की थी। मैं एक दोस्त से कर्ज लेकर बेटी के घर जाने लगा, मगर रास्ते में एक औरत रोती हुई मिली और बोली, मेरी बेटी को कैंसर है, मुझे उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने सारे पैसे उस औरत को दे दिए और बेटी को फ़ोन कर दिया कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ। जब बेटी के घर पहुंचा तो बेटी रोते हुए मेरे सीने से लग गई और एक काला कपड़ा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने वो कपड़ा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम सुरेश है। मुझसे बड़ा मेरा एक और भाई भी था, मगर मैं छोटा होने की वजह से अपनी माँ का लाडला था। मगर पिताजी मुझे पसंद ना करते, मैं उनका लाडला नहीं था। वजह मेरी अपनी लापरवाही और बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मैं जिस काम में भी हाथ डालता, कोई भी कारोबार करता, उसमें नुकसान उठाता। मैं अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग था। हम दोनों भाइयों में बहुत फ़र्क था। ना मैं मतलबी था और ना ही मौका देखकर चलने वाला। मैं सिर्फ सच बोलने वाला था। अगर मुझसे कोई गलती या नुकसान हो जाता तो मैं फ़ौरन मान लेता। बड़े भाई की तरह झूठ मूठ की बातें बनाना मुझे नहीं आता था। अगर मेरी गलती ना भी होती तो लोग मेरी बात का यकीन ना करते, कहते इसी की बेवकूफ़ी की वजह से ये सब हुआ है। मेरे बड़े भाई को अच्छी तरह से पता था कि पिताजी की नज़र में मेरी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इसीलिए वो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दिया करता था और पिताजी उसकी बात को सच मानकर मुझे ही सज़ा दिया करते। पिताजी के सामने मेरी वैसे ही बोलती बंद हो जाती थी और मैं चुपचाप पिताजी की डांट और मार दोनों ही बर्दाश्त कर लेता। मगर मैं माँ को ज़रूर बता दिया करता कि गलती मेरी नहीं बल्कि रोहित की थी। माँ मेरी बात का भरोसा करती, वो मुझे प्यार करती और पिताजी की डांट का असर कम करने की कोशिश करती। मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, जबकि रोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ता रहा, जबकि पिताजी को मेरी फ़ीसें भरनी पड़ती। पिताजी को फ़ीस देने का बड़ा अफसोस होता। वो मुझे रोहित की मिसाल देते, जो शहर के बेहतरीन कॉलेज में मुफ्त में पढ़ रहा था, जबकि मैं उस वक्त 9वीं कक्षा में था। मेरी स्कूल फ़ीस इतनी ज़्यादा ना थी, मगर फिर भी पिताजी को बुरी लगती। मुझे शाम को ट्यूशन भी जाना पड़ता। ट्यूशन की फ़ीस देते पिताजी का चेहरा बिगड़ जाता, तो इतने पैसे भरकर ना जाने कौन सा तीर मार लोगे। रोहित को देखो, जो ट्यूशन भी नहीं जाता फिर भी स्कॉलरशिप लेता है। रोहित ने 8वीं कक्षा के ज़िले के इम्तिहान में पहला स्थान हासिल किया था, इसलिए उसको 9वीं कक्षा से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया था। मेरे पिताजी की 2 दुकानें थी जो उन्होंने किराए पर दे रखी थी, जबकि पिताजी का कारोबार भी ठीक ठाक था। मगर पिताजी बेहद कंजूस थे। उनकी हमेशा यही कोशिश होती कि पैसा किसी न किसी तरह बचा लें। मैं कॉलेज में आया तो रोहित विदेश पढ़ाई करने चला गया। पिताजी को उस पर गर्व था। वो गर्व से अपने रिश्तेदारों को बताते कि रोहित ए लेवल पढ़ने गया है। वो रोजाना उससे फ़ोन पर बात करते और विदेश के बारे में जानकारी लेते। पिताजी को खुद बाहर जाने का बहुत शौक था। रोहित कहता, मैं आपको बुला लूँगा पिताजी और यहाँ की सैर करवाऊँगा। रोहित कहता तो पिताजी खुश हो जाते। रोहित वहाँ बस गया तो उसने माँ और पिताजी का टिकट भिजवा दिया। पिताजी तो हवा में उड़ने लगे।
वो गर्व से अपने दोस्तों को बताते कि उनके काबिल बेटे ने उनको विदेश बुलवा लिया है। पिताजी अपने कारोबार की जिम्मेदारी मुझे देने की बजाय अपने दोस्त को देकर चले गए, मगर मुझे भी हिदायत करके गए कि मैं रोजाना वहां जाकर देखभाल करूं। पिताजी का अपना पेट्रोल पंप था। मुझे ज़्यादा समझ बूझ तो ना थी, पर फिर भी मैं रोजाना जाकर दफ्तर में बैठ जाया करता और पिताजी फ़ोन पर जो हिदायत देते वो अच्छे से करता। मैं नहीं चाहता था कि पिताजी आकर कोई शिकायत करें कि मैंने उनके पीछे घर और कारोबार का ध्यान ना रखा। मैं होटल पर खाना खा रहा था जब विकास से मेरा सामना हुआ। वो मेरी मम्मी की दूर की रिश्तेदारी से था। पिताजी और उसके पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन में मैं विकास के घर भी कई बार गया था। विकास मुझे होटल से खाना खाते देखकर हैरान था। क्या हो गया, घर वालों ने घर से निकाल दिया क्या? वो मजाक से बोला तो मैं हंस दिया। नहीं, वो माँ और पिताजी रोहित भैया के पास गए हैं। मैंने बताया तो वो चौंक गया। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। तो तुम घर चले आते, भला होटल पर खाना खाने की क्या ज़रूरत है? इतना बाहर का खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैंने मना किया पर वो ज़बरदस्ती मुझे खींच कर ले गया। नहीं पता चलेगा तुम्हारे पिताजी को। उसके पिताजी और माँ दोनों ही मुझे देखकर खुश हुए। लड़ाई पिताजी की और उनके दोस्त की हुई थी, तुम्हारी नहीं। तुम तो चक्कर लगा लिया करो। अंकल ने मुझे प्यार से कहा। मुझे कुछ शर्म आई। नहीं अंकल, वो बस पिताजी गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं ऐसा काम ही नहीं करता। तुम दोनों भाई आज्ञाकारी हो। ना रोहित ने कभी चक्कर लगाया और ना तुमने। उनकी बात ठीक थी। रोहित तो पिताजी की बात कभी ना टालता। अंकल, माँ आपको बताकर नहीं गई? मैंने पूछा। बताया था उसने, बस मेरे दिमाग से निकल गया। अब तुम इधर आ ही जाया करना। नाश्ता, खाना, चाय सब मिलेगा और होटल से अच्छा मिलेगा, आंटी ने जोर देकर कहा। सविता चाय बनाकर लाई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो काफ़ी बदल गई थी। आकर्षण तो उसमें शुरू से था, मगर अब तो वो बहुत सुंदर हो गई थी। सविता और मुझ में बचपन से ही बहुत दोस्ती थी, मगर गुजरते वक्त के साथ बड़ों में दरार आई तो हमारी दोस्ती भी कमज़ोर हो गई। अब मैं अक्सर विकास के घर चला आता। एक तो मुझे वाकई होटल के खाने की आदत ना थी, दूसरा मेरा दिल सविता में अटक गया था। माँ पिताजी बहुत ही खुश लौटे थे। रोहित की शादी का शौक उनके सिर पर सवार था। मैं जो सोच रहा था कि रोहित इधर किसी विदेशी लड़की से शादी करके पिताजी की नज़रों से एक पल में गिर जाएगा, ऐसा कुछ ना हुआ था। उसने अपनी शादी का अधिकार माँ पिताजी को दे दिया। वो खुशी खुशी उसके लिए लड़की ढूंढने लगे। पिताजी का इरादा था कि वो ऊंचे खानदान में रोहित की शादी करेंगे। पिताजी ने अपने कारोबारी दोस्त की बेटी को रोहित के लिए पसंद किया और उसका रिश्ता भेज दिया। पिताजी के दोस्त ने फौरन ही हाँ कर दी और रोहित का रिश्ता पक्का हो गया। रोहित का अगले साल वापस आने का इरादा था। एक साल पलक झपकते ही गुजर गया। वो वापस आया तो उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। मैं माँ पिताजी को रोहित की शादी की तैयारी में मगन देख रहा था। मैं जानता था कि मैं सविता का नाम लूँगा तो घर में क्या तूफान आएगा। रोहित की शादी में माँ ने जिद ठान ली कि वो विकास के पिताजी को शादी में ज़रूर शामिल करेंगी, चाहे वो ना आए पर उसकी पत्नी और बच्चे ज़रूर आएंगे। पिताजी भी काफ़ी समझदार थे, जानते थे कि अगर उन्होंने माँ की बात ना मानी तो फिर वो अपने दोस्तों को भी ना बुला सकेंगे। पिताजी ने हामी भर ली और विकास के पूरे परिवार को भी शादी में बुलाया गया। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं माँ का शुक्रगुजार था जिन्होंने पिताजी से जिद करके मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। शादी के दिनों में सविता ने बढ़ चढ़कर कामों में हिस्सा लिया। माँ अकेली संभालने वाली थी, लिहाजा सविता ने माँ का रसोई घर समेत दूसरी जिम्मेदारियां संभालने में बहुत साथ दिया। माँ उसकी समझदारी और हुनर से काफ़ी प्रभावित थी, जबकि मैं उसकी खूबसूरती से। शादी बहुत अच्छे से ख़त्म हुई।
रोहित ने पिताजी के कानों में बात डाल दी कि सुरेश इम्तिहान पास कर लेगा तो मैं उसे विदेश अपने साथ बुला लूँगा और नौकरी भी लगवा दूँगा। पिताजी एक बार फिर उसकी समझदारी के कायल हो गए, मगर मुझे बाहर जाने का कोई शौक़ ना था। एक तो मेरी डिग्री इतनी अच्छी ना थी जितनी रोहित की, ना ही मेरे कोई गर्व करने लायक नंबर थे, इसीलिए मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी ना मिलती। मेरे पास कोई हुनर भी ना था। वहाँ जाकर मामूली नौकरी करने और रोहित का नौकर बनकर रहने से बेहतर मैं यहीं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना पसंद करता। रोहित कुछ महीने गुजार कर वापस विदेश चला गया और अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। मैं अपने कॉलेज के 2 पेपरों में फेल हो गया था। पिताजी के साथ साथ मैं खुद हैरान था। मेरे पेपर इतने अच्छे तो हुए थे कि मैं पास हो जाता। पिताजी मुझसे काफ़ी निराश हुए। उनको मेरी बेइज्जती करने का एक और मौका हाथ आ गया। अब मैं उसकी पढ़ाई पर और पैसा बर्बाद ना करूँगा। पिताजी ने साफ ऐलान किया और मुझे अपने साथ काम पर आने को कहा। मैं पिताजी के साथ काम पर जाने का रिस्क ना ले सकता था। पिताजी ने दिन भर मेरी बेइज्जती करनी थी, इसीलिए मैं घर में ही छिप गया। मैंने जैसे तैसे 2 पेपर पास किए और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पिताजी का गुस्सा चरम पर था। जे कुछ रुपयों की नौकरी के लिए धक्के खाएगा, वैसे इसकी औकात भी यही है। मुझे भी पिताजी की कोई ज़्यादा परवाह ना थी। पिताजी के हाथों जलील होने से बेहतर था मैं किसी और के हाथों जलील हो जाऊं। मेरी नौकरी लगी अभी 2 ही महीने हुए थे कि मेरे सिर पर शादी का भूत सवार हो गया। मैं तो शायद सब्र कर लेता, मगर मुझे पता चला कि सविता के रिश्ते की बात चल रही थी। इसीलिए मैंने हिम्मत करके माँ के सामने सविता का नाम ले दिया। माँ, मैं सविता से शादी करना चाहता हूँ। माँ हैरान होकर मुझे देखने लगी। तूने पहले क्यों ना बताया? मगर तेरे पिताजी कभी ना मानेंगे। माँ, आपने उन्हें रोहित की शादी में बुलाने के लिए भी तो पिताजी को मना लिया था, अब भी मना लो। शादी में बुलाना और इस घर में बहू बनाकर लाने में बहुत फ़र्क है। तुम्हें मालूम तो है अपने पिताजी की जिद्दी और झगड़ालू आदत के बारे में। वो मैं अच्छी तरह जानता था। मैं भी पिताजी का ही बेटा था। वो जिद्दी थे तो मैं भी कुछ कम ना था। मैं माँ के पीछे पड़ा रहा और उनको सविता के लिए मनाता रहा। माँ को खुद तो कोई ऐतराज़ ना था। पिताजी के दोस्त की बेटी बहू बनकर उनके घर में आ जाती तो क्या बुरा था, मगर वो जानती थी कि पिताजी को सख्त ऐतराज़ होगा। वो कभी ना चाहते कि दोस्त की बेटी उस घर में आए। माँ और मैं दोनों ही पिताजी के मिजाज से वाकिफ़ थे। फिर भी मेरी जिद से मजबूर होकर माँ ने पिताजी से इस बारे में बात की। पिताजी का जवाब जैसा सोचा था वैसा ही था। ये मुमकिन नहीं है, मैं उसकी बेटी इस घर में नहीं लाऊंगा। वो मेरे दोस्त की बेटी है। इतनी जान पहचान काफ़ी नहीं जो रिश्तेदारी को बढ़ाने चली हो। आपको विकास के पिताजी से दिक्कत क्या है? आखिर क्या हो जाएगा अगर आपके दोस्त की बेटी आकर इस घर में आराम से रह ले? किसी और ख़ानदान की भी तो लाएंगे, तो जान पहचान वालों की आ जाएगी तो क्या दिक्कत है? इसीलिए तुम भी कोई ऐसी जिद मत करो। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं कल ही बात करता हूँ अपने दोस्तों से। अनिल की अच्छी चलती दुकान है, इकलौती बेटी है उसकी, उससे बात करता हूँ। उसकी दुकान संभाल लेगा तुम्हारा लड़का। वैसे कौन सा उसने कुछ करना है? पिताजी माँ को साफ मना करके अपनी योजना बताकर चले गए तो मेरा दिल जलकर राख हो गया। ना जाने पिताजी का क्या मसला है। शादी ना हो गई, कोई कारोबार ही हो गया। इंसान अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। अभी तो पिताजी को यही लग रहा था कि ये माँ की इच्छा है। अगर पिताजी को पता चल जाता कि मेरी इच्छा है तो पिताजी तो मेरी खाल उधेड़ देते। सविता मेरे साथ शादी करोगी? माँ की हाँ से मुझे कुछ हिम्मत मिली तो मैंने सविता से बात करने की सोची। अभी तक उसको मेरी बेचैनी के बारे में कुछ भी पता ना था। पिताजी ना सही, माँ तो राजी थी ही। सविता ने मुझे हैरानी से देखा। ये क्या बात कर रहे हैं आप?
क्यों, क्या बुराई है मुझ में? मैंने भौहें उठाई तो वो डर गई। नहीं, आप में कोई बुराई नहीं, मगर आपके पिताजी कभी ना मानेंगे। तुम मेरे पिताजी को छोड़ो, मुझे अपनी बात बताओ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा तो वो घबरा गई। मैं क्या कहूँ, जो बड़े फैसला करेंगे वही मेरा फैसला। मुझे उससे इसी जवाब की उम्मीद थी, मगर उसके चेहरे पर फैली खुशी के रंग मैं देख चुका था। अब मुझे ही कुछ करना था। सारी जिंदगी पिताजी के डर से गुजारी थी। जो उन्होंने कहा हमेशा वही किया। फिर भी कभी उनकी पसंद में शामिल ना हो सका। मुझे कंप्यूटर पढ़ने का इतना शौक था, मगर पिताजी ने मुझे साइंस पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरे नंबर कभी अच्छे ना आए। मुझे खेलों में हिस्सा लेने का शौक था, मगर पिताजी ने ना लेने दिया कि पहले इसको कुछ नहीं आता, खेल में लगकर और बिगड़ जाएगा। मैंने सोच लिया था कि पिताजी की मर्जी पर चलकर मुझे कभी फ़ायदा ना हुआ था, और अब अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं पिताजी की मर्जी से ना करूँगा। पिताजी शादी के लिए ना मान रहे थे, बल्कि पिताजी ने एक दो जगह मेरे रिश्ते की बात भी चला दी। मैं सोच सोच कर थक गया था कि मैं क्या करूं। अपनी मर्जी से सविता से शादी करने का मैं सोच भी ना सकता था। वैसे भी विकास के पिताजी ये कभी ना होने देते कि पिताजी के बिना वो सविता का हाथ मेरे हाथ में दे दें। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त सही, मगर विकास के पिताजी इज्जतदार और समझदार इंसान थे। माँ पिताजी को मनाने के लिए लगी हुई थी, मगर पिताजी की सुई वहीं अटकी हुई थी। मुझे लगता था कि मुझे हिम्मत हार कर पिताजी की पसंद की हुई लड़की को अपनाना पड़ेगा, मगर अचानक सविता की माँ का देहांत हो गया और हम सबके होश उड़ गए। वो आंटी एक नेक और समझदार महिला थी। वो किसी लड़ाई झगड़े में कभी ना पड़ी। पिताजी और विकास के पिताजी की पुरानी अनबन में भी उन्होंने चुप्पी रखी और ना पिताजी से दिल खराब किया, ना ही माँ से। उनका व्यवहार हम सबके साथ हमेशा अच्छा ही रहा। दुख के इस मौके पर पिताजी भी पीछे ना रहे और सारी पुरानी बातें बुलाकर विकास के पिताजी को गले से लगाकर उनसे दुख जताया। दोस्ती में दुख सुख में साथ देना चाहिए। पिताजी का दिल विकास के पिताजी के लिए नरम पड़ गया। आंटी की मौत के कुछ समय बाद पिताजी ने विकास के पिताजी से सविता का हाथ मेरे लिए मांग लिया। मुझे तो यकीन ही ना आता कि पिताजी ऐसा भी कर सकते हैं। आंटी की मौत से उनके दिल की शक्ति कुछ कम हो गई। पिताजी ने सारी जिंदगी मेरे साथ जो जातियाँ की वो सब मैंने तुरंत बुला दी। पिताजी ने मुझे इनाम ही इतना बड़ा दिया था। सविता मेरी ज़िंदगी में आ गई तो समझो जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैं उसका साथ पाकर बहुत खुश था। अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही थी। मैं अपनी तरफ से सविता का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कम तनख्वाह की वजह से उसे कोई कमी लगे और उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी रह जाए। रोहित 2 साल बाद अपनी पत्नी बच्चों के साथ चक्कर लगा लिया करता। उसे भगवान ने 2 बेटे दिए थे। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। भगवान का दिया सब कुछ था। मुझे भी कौन सी कोई कमी थी। मैं पिताजी का पैसा खुद पर लगाता, ना ही सविता पर। वैसे भी पिताजी का पैसे के मामले में हाथ अभी भी खुला ना था। वो सारा पैसा जमा करके रखते, ना जाने किसके लिए बचा कर रखते। रोहित भी अपना कमाता था और मैं भी अपनी कमाई में गुजारा करता। वैसे भी सविता को फालतू खर्च करने की आदत ना थी। वो एक समझदार सलीके वाली लड़की थी। मैं जितने पैसे उसके हाथ में दे देता वो उसमें गुजारा कर लेती। माँ का खर्चा तो पिताजी ही उठाते थे, बल्कि ज़्यादातर घर का खर्चा वही उठाते। मैंने तो सिर्फ अपने और अपनी पत्नी का ही खर्चा उठाना था। खाना हमारा एक जगह ही बन रहा था। सविता ने बहुत जल्दी आकर सारा घर संभाल लिया था, मगर मेरी शादी के कुछ समय बाद ही पिताजी को ना जाने क्या दिक्कतें शुरू हो गई थी कि वो सविता के हाथ का बना खाना ना खाते। कभी तो उनका मूड अच्छा होता तो सविता से फरमाइश करके भी खाना बनवा लेते, और कभी उनका मूड खराब होता तो वो अच्छे भले खाने में भी कमी निकाल देते।
जहाँ तो बाहर से खाना मंगवाते या माँ को कहते कि उनके लिए कुछ बना कर दो। माँ उनके रवैये पर हैरान थी, मगर पिताजी ने चुप्पी साधी हुई थी। वो सब समझती थी कि जब कभी उनको विकास के पिताजी की याद आ जाती तो वो सारा गुस्सा सविता पर निकाल देते। सविता भी अपनी माँ की तरह थी, वो कभी किसी बात में ना बोलती। पिताजी भले ही उसके खाने में कमी निकालते या उसके हाथ की बनी चाय ना पीते तो भी वो चुपचाप चाय उठाकर ले जाती। ना उसने कभी पिताजी से शिकायत की, ना माँ से और ना ही मुझसे, बल्कि अक्सर जब पिताजी गुस्से में बोल रहे होते तो मुझे लगता कि सविता कमरे में जाकर इस बात की शिकायत जरूर करेगी, मगर वो कभी भी होठों पर शिकायत ना लाई थी। मुझे अपने फैसले पर बहुत गर्व होता। सविता ने मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा ना की थी, बल्कि वो पिताजी के मिजाज को हंसते हुए बर्दाश्त कर रही थी। भगवान ने मुझे शादी के कुछ समय बाद 2 बेटियों से नवाजा तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैं अपनी बेटियों के जन्म पर बहुत खुश था। मेरा बस चलता तो मैं उनकी राह में फूल बिछा देता और ज़िंदगी की कोई तकलीफ़ उनको ना पहुंचने देता। मैं हवा में था। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुश इंसान समझता। मेरी बेटियां जब मुझे पापा कहकर पुकारती तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती, मगर मेरी बेटियां पिताजी को पसंद ना थी। उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे यहाँ सिर्फ बेटियों का जन्म हुआ था, जबकि वो चाहते थे कि उनका पोता इस दुनिया में आए, लेकिन ये मेरे हाथ में ना था और ना ही सविता के। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि पिताजी लड़कियों को अच्छा ना समझते थे। पिताजी के खुद 2 बेटे ही थे और रोहित भैया के भी 2 बेटे थे, मगर पिताजी भला इसमें मेरा क्या कसूर था? और ना ये जरूरी था कि मैं भी बेटा ही पैदा करता। बेटियों के जन्म के बाद पिताजी का गुस्सा और बढ़ गया। वो ना तो मेरी बेटी को प्यार करते और ना ही सविता को, या मुझे कोई अहमियत देते। पिताजी को कारोबार में भी दिन ब दिन नुकसान होते जा रहा था। उसकी वजह मुझे पता ना थी। शायद हालात बदलते जा रहे थे और महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए पिताजी के पेट्रोल की बिक्री कम हो गई। सरकार ने सीएनजी शुरू कर दी तो बिक्री ना होने के बराबर हो गई। पिताजी कारोबार की वजह से अलग परेशान थे। वो हर समय गुस्से में दिखाई देते, मगर इसमें मेरा क्या लेना देना था? माँ ने मुझे कई बार कहा कि तुम पिताजी के साथ काम में हाथ बटाया करो, वो बहुत परेशान हैं, मगर पिताजी ने मुझे इतनी इजाज़त ना दी थी। मैं उनकी मर्जी के बिना उनके कारोबार में कैसे शामिल हो सकता था? अगर वो मुझे अपना सहारा बनाना चाहते तो मुझे कुछ रास्ता दिखाते और मुझे अपने साथ पेट्रोल पंप पर जाने को कहते, मगर उन्होंने कभी ऐसा ना कहा था। मैं अपनी नौकरी में खुश था। अनुभव मिलने के बाद मुझे इससे बेहतर नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह बहुत ज़्यादा ना थी, मगर मामूली भी ना थी। मेरी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा गुजारा चल रहा था। सविता एक बार फिर से गर्भवती थी। पिताजी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, मगर मैंने ऐसी कोई भी उम्मीद ना बांधी। मुझे बेटी भी उतनी ही प्यारी थी जितना बेटा प्यारा होता। भगवान ने मुझे फिर से बेटी से नवाजा। पिताजी का मूड बहुत खराब हो गया था। वो ना तो अस्पताल मेरी बेटी को देखने आए, ना ही उन्होंने मुझे बधाई दी, मगर मैंने ज़्यादा परवाह ना की। माँ मेरी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। वो पिताजी को भी समझाती, मगर पिताजी साफ मना कर देते। मैं अपनी जायदाद में से कुछ भी इनके नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो पराए घर चली जाएंगी और साथ में मेरी जायदाद भी बंट जाएगी। मैं सब कुछ अपने बेटों के नाम ही रखूंगा, ताकि जो कुछ भी है इसी घर में रहे। मैं सुरेश को भी हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ अपनी बेटियों में बांटकर गैर खानदान में भेज देगा। सिर्फ रोहित और उसके बच्चों का हिस्सा मिलेगा। पिताजी ये बात कई बार मुझे समझाते। मैंने पिताजी के पैसे की पहले भी कभी लालच नहीं की थी। अगर मुझे पिताजी के पैसे से कोई मतलब होता तो मैं पिताजी के कारोबार में शामिल होता, ना कि कुछ पैसों के लिए नौकरी कर रहा होता। मगर ना जाने पिताजी को ये बात क्यों समझ ना आती।
उनको यही लगता कि शायद मैं उनके पैसे लेकर गैरों में बांट दूंगा। भला मुझे इन सब की क्या ज़रूरत थी। मैंने पिताजी को साफ साफ कह दिया कि मुझे आपसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आप बेशक सब कुछ रोहित को दे दें। पिताजी मेरी बात सुनकर और आग बबूला हो जाते। इसमें घमंड तो देखो कितना है, जिद्दी हद से ज़्यादा है, पास में कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। पिताजी गुस्से में मुझे बुरा भला कहते हुए पैर पटकते बाहर निकल जाते। पिताजी ना जाने क्या चाहते थे। शायद वो चाहते थे कि मैं उनकी मिन्नतें करूं, या उनके तरले करूं कि मुझे कुछ पैसे दे दें, मगर मैंने ऐसा कभी ना किया था और ना ही मेरा करने का कोई इरादा था। तीसरी बेटी के जन्म के बाद एक दिन पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। सविता विकास के घर अपनी सहेली से मिलने गई हुई थी, जबकि पिताजी को ना जाने किस बात पर गुस्सा आया। मैं पिताजी से पूछ कर थक गया कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मगर पिताजी ने मेरी एक भी बात ना सुनी और मुझे घर से बाहर कर दिया। मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब था कि अब मैं और मेरी पत्नी की इस घर में कोई जगह बाकी ना रही थी। मैं माँ के इंतजार में दरवाजे के बाहर बैठ गया ताकि माँ को कम से कम बता दूँ कि अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गया, बल्कि पिताजी ने मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला। माँ पड़ोस में ही कहीं गई थी, वापस आई तो मुझे घर के बाहर बैठे देखकर परेशान हो गई। सब ठीक तो है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पिताजी ने मुझे घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया है। उनका कहना है कि मैं अपनी शक्ल उनको ना दिखाऊं। मैंने माँ को बताया तो वो हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया, अब तुमने क्या कर दिया? सुबह तक तो तुम्हारे पिताजी का गुस्सा बिल्कुल ठीक था। मैं क्या कह सकता हूँ माँ। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और पिताजी को आवाज़ें देने लगी। पिताजी ने कुछ ही देर में दरवाज़ा खोल दिया। सब ठीक तो है, आपने सुरेश को घर से बाहर क्यों निकाला? माँ ने पिताजी से दरवाजे पर ही पूछ लिया तो पिताजी माँ का बाजू पकड़कर अंदर ले आए। पिताजी ने दरवाज़ा बंद ना किया था, इसीलिए मैं भी पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। इस नालायक की इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटियों की लाइन लगाए जा रहा है, ये मेरे किसी काम का नहीं, तो फिर इसको इस घर में रख कर क्या करूं? पिताजी ने मुझे अपने पेट्रोल पंप के बारे में एक दो काम कहे थे। अपनी तीसरी बेटी के जन्म की वजह से मैं वो काम ना कर सका और पिताजी को अचानक गुस्सा आ गया। इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने माँ को साफ बता दिया कि मैं वापस इस घर में लौटकर ना आऊँगा। मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। माँ मुझे रोकती रही और मेरी मिन्नतें करती रही। मेरा भी दिल बुरा हो रहा था। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं अपनी माँ के पैर पकड़कर बैठ गया। माँ अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। पिताजी ने खुद मुझे घर से जाने को कहा और मेरा कसूर ही क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने पिताजी के कुछ मामूली काम पूरे ना किए थे। तुम्हें पता है सुरेश, वो आजकल परेशान है। रोहित भी यहाँ नहीं होता। कौन है जो उनका कारोबार में हाथ बटाए? वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तुम तो अपनी नौकरी करते हो। तुम्हारे पिताजी का कारोबार कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, तुम्हें इस बात की परवाह भी है? मुझे माँ की बात भी ठीक लगी, वो सही कह रही थी। पिताजी कारोबार को लेकर काफ़ी परेशान थे और यहाँ पर उनका सहारा भी कोई ना था। मगर पिताजी ने खुद ही मुझे अपने कारोबार से दूर रखा हुआ था। मैं उनकी मर्जी के बिना कैसे उनके कारोबार में शामिल हो सकता था? वो अगर मुझे कहते तो मैं उनके कारोबार में उनके साथ खड़ा होता और जैसा वो कहते या मुझे रास्ता दिखाते मैं वैसा उनके साथ काम करता। मगर वो राजी ही ना थे कि वो कारोबार मेरे हाथों में दें। मैंने माँ को ये बात समझाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन उस रेश मैं क्या करूँ? तुम खुद ही मुझे बताओ। रोहित पहले इतनी दूर रहता है, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त ना कर पाऊँगी। माँ मैं मोहल्ले में कोई घर देख लूँगा, या तो आपको मेरे साथ चलकर रहना है या आप चक्कर लगाती रहना। मैं आपसे नाराज होकर थोड़ी ही जा रहा हूँ। तेरे बच्चों के बिना मेरा कैसे दिल लगेगा? माँ अफसोस से हाथ मल रही थी।
मगर मैं क्या करता। एक तो पिताजी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। दूसरा, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थी। पिताजी हर वक्त बेटी पैदा होने की शिकायत करते तो मेरी बेटियों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती। मैं नहीं चाहता था कि उनके नन्हे दिमाग खराब हों। पिताजी की आदत नहीं बदलनी थी। मुझे कोई बड़ा कदम उठाना था। मैंने किराए के मकान का इंतजाम कर लिया और अपनी पत्नी सविता और बच्चियों को लेकर वहां रहने लगा। पिताजी के कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था। पिताजी ने पेट्रोल पंप बेचने का फैसला कर लिया। पेट्रोल पंप बेचने के बाद जो रकम मिली वो पिताजी ने मुझ में और रोहित में आधी आधी बांट दी। मैं पिताजी से हिस्सा तो ना लेना चाहता था, मगर मेरा हक बनता था और फिर पिताजी खुद देने को तैयार थे तो मैंने चुपचाप वो पैसे रख लिए। मैं चाहता था कि मैं उन पैसों से कोई कारोबार शुरू करूं और उसका मुनाफा आए तो मैं माँ पिताजी का भी खर्चा उठाऊं। पिताजी की दुकानों से हर महीने किराया आ जाता। पैसे की तंगी ना थी, मगर पिताजी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर पाए थे। उनका चलता कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था तो उन्हें मजबूरन पेट्रोल पंप बेचना पड़ा। फिर भी पिताजी ने सारी जिंदगी पैसा जोड़ा ही था। पिताजी के पास काफ़ी रकम जमा थी। अब वो उसमें कोई नया कारोबार शुरू कर सकते थे, मगर पिताजी ने ना किया। उनका कहना था कि कारोबार की परेशानी उठाने की उनकी हिम्मत बाकी ना रही। काश उनके बेटे इस लायक होते कि उनका कारोबार संभाल लेते या कोई और कारोबार खड़ा कर लेते। उनका इशारा मेरी तरफ था क्योंकि रोहित तो अच्छा कमा रहा था। मैंने पिताजी के दिए हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू किया। मुझे काम का कुछ ज़्यादा अनुभव ना था, इसीलिए मैंने औरतों के कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया क्योंकि सविता का कहना था कि वो फिर इस काम में मेरा हाथ बटाएगी और घर में भी कुछ कपड़े बेच दिया करेगी। मैंने कारोबार में सारा ही पैसा लगा लिया था, जबकि जो मेरी अपनी बचत थी वो भी इसमें खर्च कर बैठा। मगर मुझे कारोबार में नुकसान पर नुकसान हुआ और बिल्कुल भी मुनाफा ना हुआ। मेरा कारोबार 1 साल भी ना चला और बिल्कुल बंद होकर रह गया और मुझे मजबूरन कारोबार तो ख़त्म करना पड़ा, मगर साथ ही वो सारा पैसा भी डूब गया जो पिताजी ने मुझे दिया था। पिताजी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो तो पहले ही मुझसे निराश थे। मुझे तो पता था ये पैसा डूबेगा। मैंने इसको पैसा देकर ही बर्बाद किया। इससे अच्छा तो मैं रोहित को दे देता तो वो पैसे दुगने कर देता। पिताजी ने बाकी की 2 दुकानें रोहित के नाम कर दी और मुझे उनमें से बिल्कुल भी हिस्सा ना दिया। उनकी चीज़ थी, वो जिसको मर्जी देते। मेरे पास वैसे भी पैसे ना टिकते थे। मुझे इस बात की भी शर्मिंदगी थी कि मैंने पिताजी की मेहनत की कमाई यूं लुटा दी थी। मैं सोने में भी हाथ डालता था वो मिट्टी बन जाता था। रोहित के बारे में पिताजी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वो मिट्टी में भी हाथ डालता तो वो सोना बन जाया करता। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो पिताजी की बाकी की जायदाद को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वक्त गुजरता गया, वो विदेश से वापस ना आया और वहीं का होकर रह गया। पिताजी कारोबार ख़त्म होने का सदमा लेकर बैठ गए। वो ज़्यादातर घर से बाहर ना निकलते। उन्होंने दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। पिताजी बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में दुनिया से चले गए। माँ को पिताजी की मौत का बहुत अफसोस था। अफसोस तो मुझे भी था, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी थी। मैं माँ को अकेला छोड़ ना सकता था, इसीलिए वापस माँ के घर में चला आया। पिताजी की मौत के बाद मेरा रोहित से कुछ ज़्यादा संपर्क ना था। माँ मेरी बच्चियों में लगकर काफ़ी हद तक बहल गई थी। वो सारा दिन अपनी पोतियों के साथ गुजारती और उनमें मगन रहती। पिताजी की मौत के 2 साल बाद माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मेरी बच्चियाँ जवान हो गई तो मुझे उनकी शादी की चिंता हुई। मेरे आर्थिक हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। मुझे कई बार अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता और फिर कई महीने में नौकरी मिलने के इंतज़ार में ही गवा देता। पिताजी जितना भी पैसा छोड़कर गए थे वो मैं सब उड़ा चुका था। मेरी कोई इतनी ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी ना थी, फिर भी बच्चियों के खर्च के लिए मुझे वही पैसा इस्तेमाल करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि मैं काम में आलसी था, ना जाने क्यों मेरी किस्मत मेरा साथ ना देती
और जब भी मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो कुछ महीने बाद ही वो नौकरी ख़त्म हो जाती। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता था कि अपने मालिकों को खुश रख सकूं, मगर ना जाने क्यों मैं ऐसा ना कर पाता। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी पढ़ाई दिलवाई थी। सविता ने भी उनको सलीका और तमीज़ दोनों ही सिखाए थे। वो ना तो अपनी सहेलियों की तरह फैशनेबल थी और ना ही उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं थीं। मैं चाहता था कि जल्द अपनी बच्चियों को विदा कर दूं, क्योंकि मुझे 3 बेटियों की शादी करनी थी। मेरी बड़ी बेटी सविता की तरह ही सुंदर थी। हमने उसका नाम नूरी रखा था। नूरी के लिए 1-2 रिश्ते आए और वो भी 20 साल की ही थी, मगर सविता और मैं दोनों ही चाहते थे कि हम उसकी शादी करके उसको उसके घर का कर दें। वैसे भी रिश्ता अच्छा मिला था। मैं नहीं चाहता था कि मैं रिश्ते से मना करूं और बेटी को घर में बिठा कर रखूं, लिहाजा मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे, मगर मेरी बदकिस्मती की शादी से 1 दिन पहले घर में चोरी हो गई और चोर वो तमाम पैसा ले उड़े। ऐसा लगता था जैसे किसी ने खबर करके उसे बुलाया हो, क्योंकि उसको ये भी पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। वो सीधा उसी जगह पर गया और सारी रकम चोरी करके ले गया। मैं बहुत परेशान था। मैंने बेटी के लिए दहेज तो खरीद लिया था और उसके ससुराल भी भिजवा दिया था, मगर अभी मुझे बाकी बहुत से खर्च करने थे। मुझे शादी के खाने पीने के लिए भी पैसे देने थे। मेरे पास 1 रुपया भी ना बचा था। मैंने अपनी सारी कमाई बेटी की शादी पर ही लगा दी थी। सविता के गहने भी चोरी कर लिए गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और मेरे पास खिलाने के लिए पैसे भी ना थे। मैं सविता को यह कहकर निकल गया कि मैं कोई इंतजाम करने की कोशिश करके वापस लौटूंगा। मैं परेशानी में एक होटल पर जाकर बैठ गया। वहाँ एक बुजुर्ग चाय पीने में लगा था। उसने मुझे यूं झुके सिर के साथ बैठे देखा तो मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने उसे अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आजमाइश भगवान की तरफ से ही आती है। आज तेरा बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं तुम इम्तिहान में कैसे पास होते हो। बुजुर्ग की बात मुझे समझ ना आई थी। मैं अपनी परेशानी में था, जबकि उसको उपदेश देने की पड़ी थी। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर चल दिया। मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि मैं अपने किसी दोस्त से रकम उधार मांग लूँगा और अपनी बेटी को विदा कर दूँगा। उसके बाद मैं कोई योजना बनाऊंगा कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं और कर्ज कैसे वापस करना है। मैं एक दोस्त से कर्ज लेकर घर जाने लगा, पर उसी वक्त रास्ते में एक औरत पैरों में गिर गई। बोली, मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैंने रोते हुए वो पैसे उस औरत को दे दिए और हारे हुए जुआरी की तरह रोता हुआ घर की तरफ बढ़ा। मुझे वही बुजुर्ग रास्ते में दिखाई दिया। बोला, तो इम्तिहान में पास हो गया, तेरा इनाम घर इंतजार कर रहा है। मैं फौरन घर के अंदर गया तो पत्थर हो गया। रोहित अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ घर में मौजूद था। मैं उसे देखकर इतना हैरान था कि मैं अपनी जगह से हिल ना सका। वो खुद ही मेरी तरफ दौड़ा और मुझे खुशी से गले लगा लिया। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा ना? वो हंसकर बोला तो मैं भी फीकी सी हंसी हंस दिया। आओ अपने चाचा से मिलो, उसने अपने बेटों को आवाज़ दी तो वो फौरन दौड़कर मेरे पास आ गए। दोनों बच्चे जवान हो चुके थे और देखने में बिल्कुल अपने पिताजी और दादा जैसे थे। रोहित की और मेरी कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। मैंने उसे बेटी की शादी की तारीख बता रखी थी, पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि वो आएगा। क्या हुआ, तेरे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? वो बोला तो मैं टाल गया, नहीं कुछ नहीं, आओ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं सविता को इशारे से बुलाकर ले गया और उसे बताया कि पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। वो भी परेशान हो गई। आपके किसी दोस्त ने रकम उधार ना दी? वो हैरानी से बोली तो मैं कुछ शर्मिंदा हो गया। रकम तो उधार मिल गई थी, मगर रास्ते में एक मजबूर औरत मिल गई जो मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने पैसे उसके हाथ में रख दिए। सविता मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। आप भी कमाल करते हैं, घर में बेटी की बारात के स्वागत के लिए कुछ मौजूद नहीं और आप सारी रकम किसी गरीब को देकर आ गए हैं।
वो परेशानी से बोली। परेशान तो मैं खुद भी था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब जबकि रोहित भी अपने परिवार को लेकर आ गया था, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सारी जिंदगी मैं पिताजी और रोहित की नज़रों में जलील रहा। अब भी मेरे हालात वैसे के वैसे ही थे। मेरे पास अपनी बेटी को विदा करने के पैसे भी ना थे। मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी तो मैं पलटा और रोहित को खड़ा देखकर सन्न रह गया। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। बड़ी अफसोस की बात है, अगर तुझे रकम की ज़रूरत थी तो मुझे बता देता। क्या मैं तेरा सगा भाई नहीं? वो अफसोस से बोला तो मैं चुप हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल एक दिन पहले घर में चोरी हो गई और चोर सारी रकम लेकर चले गए, इसलिए नौबत यहाँ तक आ पहुँची। मैं समझ सकता हूँ इंसान पर हमेशा अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाइयों से ही दूरी बढ़ती जाए। उसने कहा तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं उसे किस मुंह से बताता, अभी तो वो आया ही था और मैं आते ही उसको अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता। कसूर मेरा भी है जो मैंने तुझसे संपर्क ना रखा और तेरी परेशानी के बारे में जानने की कोशिश ना की। मुझे माफ़ कर देना। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी परेशानी खुद ही सुलझाऊंगा, आप चिंता ना करें। वैसे पिताजी सही कहते थे, तुझ में वाकई बहुत घमंड है। अब की बार वो गुस्से से बोला, तू अपना भाई समझता ही नहीं मुझे, और ना पिताजी को अपना बाप समझता था। पता नहीं तू क्या सोचकर बैठा रहता है, अभी भी तेरा वही हाल है। उसने मुझे सविता के सामने अच्छी खासी सुना दी, मगर मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं कभी पिताजी के आगे बोला था ना उसके आगे, इसीलिए मैं अब भी क्या कहता। मेरी बात सुन, पिताजी की 2 दुकानें थी जो उन्होंने मरने से पहले तेरे और मेरे नाम कर दी थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं है, यही सच है। मेरे पास कागजात हैं। पिताजी ने कहा था कि इस दुकान का जो भी किराया आए वो मैं जमा करता रहूं और तेरी बेटी की शादी पर तुझे दे दूं। मुझे रोहित की बात सुनकर बिल्कुल यकीन ना आया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ मेरी मदद करना चाहते हैं। देखो सुरेश, तुम मेरे भाई हो, अगर ऐसा ना होता तब भी मैं तुम्हें इन हालात में अकेला कैसे छोड़ देता, मगर फिलहाल यही सच है। पिताजी ने कहा था कि ये सारा पैसा बर्बाद कर देगा, इसीलिए मैं ये दुकान का किराया अपने पास जमा करता रहूं। मैं अलग अकाउंट में तुम्हारे पैसे डालता रहा हूं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए हैं, और वो दुकान भी तुम्हारी है, जबकि दूसरी दुकान का किराया मेरे अपने अकाउंट में आता रहा है, और मैं उसमें से अपने बच्चों पर खर्च भी करता रहा हूँ, क्योंकि बाहर के हालात काफ़ी मुश्किल थे और बढ़ते हुए बच्चों के साथ कमाई में गुजारा करना मेरे लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। रोहित ने वो अकाउंट मेरे हवाले कर दिया। पिताजी कितने दूरदर्शी थे। पिताजी को उस वक्त ये अंदाजा था कि मैं इस रकम और दुकान को भी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा, इसीलिए पिताजी ने वो मेरे हवाले ना की थी, और मैं सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि पिताजी ने दुकान रोहित के नाम कर दी थी, मगर ऐसा ना हुआ था। पिताजी मुझसे भी प्यार किया करते थे। मुझे इतने सालों बाद अंदाज़ा हुआ। मुझे पिताजी से कोई शिकायत ना थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पिताजी मेरे बारे में सही सोचते हैं। मैं वाकई बर्बाद करने वालों में से था। वो रकम मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी, उसमें तो मेरी बाकी दोनों बेटियों की भी शादियां आराम से हो जाती। मैंने खुशी खुशी उन पैसों से अपनी बेटी को विदा किया और मेहमानों का दिल से स्वागत किया। बुजुर्ग की बात ठीक थी, मुझे वाकई बहुत बड़ा इनाम मिला था। भगवान ने मुझे बड़ी परेशानी से बचा लिया था। मैं भगवान की तरफ से भेजी गई परीक्षा में कितना खरा उतरा था। ना जाने वो कौन नेक बुजुर्ग था। मेरे अंदर खुशी और सुकून था। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मैं पिताजी के पैसे खर्च कर रहा था, ना कि रोहित के। मैं बेटी की विदाई से फ्री हुआ तो सुकून दिल में उतर गया। मैं रोहित का भी शुक्रगुजार था, जिसने सही वक्त पर आकर मेरी मदद की। आखिर भाई होते ही किस लिए हैं, मैंने उसका शुक्रिया धन्यवाद किया।
तो वो हंसकर टाल गया। ऐसी कोई बात नहीं, वो बोला। एक और बात है जो पिताजी ने मुझे बोली थी। मैं घबरा गया कि पता नहीं अब क्या बात थी। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अपने एक दोस्त के बेटे के लिए सुरेश की बेटी का रिश्ता देख लूं। तब बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए मैंने उस बात को दिल पर नहीं लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद, मेरा घर, मेरा काम, सब कुछ मैं सुरेश के नाम कर दूँ। बस बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए। मैं दंग रह गया। क्या चाहिए रोहित? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक बेटी मेरी अपनी बेटी बन जाए। मेरा मुंह खुला रह गया। सविता के हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। हाँ सुरेश, रोहित की आवाज़ भर आई। विदेश में साल बिताने के बाद समझ आया कि पैसे से सब नहीं मिलता। मेरे 2 बेटे हैं पर घर की लक्ष्मी एक बेटी नहीं है। पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनका घर, उनका नाम एक बेटी चलाए। मैं तुम्हारी बेटी को कागज पर अपनी बेटी बना लूँगा, उसको सब कुछ दूंगा। बस एक शर्त है, वो यहीं रहेगी, अपने देश में, विदेश नहीं जाएगी। मैं रोहित की बात सुनकर चुप हो गया। मैंने सविता की तरफ देखा, वो भी हैरान थी। फिर मैंने रोहित के दोनों बेटों को देखा। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एक ही दिन में मैं समझ गया। दोनों बहुत सीधे, समझदार और होशियार बच्चे थे, बिल्कुल रोहित जैसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा मौका आया है। अपने चाचा ही उसको अपनी बेटी बनाना चाहता था। मुझे मना करने की कोई वजह थी ही नहीं। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं थी, बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी। शायद रोहित की पत्नी को उसी की समझदारी पसंद आ गई थी, तभी दोनों ने सोचकर ये बात की थी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया, हाँ बोल दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं हमेशा सोचता था कि पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, रोहित से ज़्यादा करते हैं। मैं बिल्कुल गलत था। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन विकास का फ़ोन आया। वही विकास जो पिताजी का दोस्त का बेटा था। सुरेश, वो बुजुर्ग याद है ना जो आपको होटल में मिला था? विकास की आवाज़ में घबराहट थी। हाँ, क्या हुआ? वो मेरे पिताजी थे, विकास बोला तो मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। क्या पिताजी के दोस्त? हाँ भैया, पिताजी को कैंसर था, आखिरी स्टेज का। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांसों में एक नेक काम करना चाहते हैं। रास्ते में आपकी परेशानी देखी तो समझ गया कि भगवान ने उन्हें भेजा है। वो पैसे जो आपने उस औरत को दिए थे, वो औरत भी पिताजी की जान पहचान की थी। सब एक इम्तिहान था। मेरा दिल बैठ गया। तो वो बुजुर्ग कोई अनजाना नहीं था, वो विकास के पिताजी थे, वही दोस्त जिसकी बेटी सविता थी। मतलब भगवान ने मेरी परीक्षा उसी घर से करवाई थी जहाँ मेरी किस्मत जुड़ी थी। उस दिन समझ आया कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान बेकार नहीं मिलता। पिताजी का गुस्सा, रोहित की दूरी, सविता का साथ, वो बुजुर्ग की बात, सब एक कड़ी थे। आज मैं अपने पोते पोतियों के साथ उसी घर में रहता हूँ जो कभी पिताजी का था। रोहित भी विदेश से वापस आ गया है। हम दोनों भाई अब साथ बैठकर चाय पीते हैं और पुरानी बातों पर हंसते हैं। सविता आज भी वही है, घर संभालती है, बेटी को आशीर्वाद देती है। और मैं अब हर ज़रूरतमंद को वो पैसे लौटाता हूँ जो उस दिन भगवान ने मुझसे ले लिए थे। क्योंकि मैंने सीखा है, इंसान जब अपना सब कुछ छोड़कर भी दूसरों की मदद करता है, तभी भगवान उसका सब कुछ लौटा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।